शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमानी अतिथि और आज मेरे साथ है एमएलसी सुरेंद्र चौधरी। तो आइए बात करते हैं सुरेंद्र चौधरी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप छात्र जीवन में भी राजनीति में थे और अब सक्रिय राजनीति में, दोनों राजनीति की जिम्मेदारियों में कितना फर्क पाते हैं आप? देखिए, मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र किया और अपने जीवन काल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने आया और ये हुआ कि कंपटीशन दे दिया जाएगा विश्वविद्यालय में। एक प्रतिभा है कि नहीं, नेतागिरी भी करिए, कोई दिक्कत है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में महामंत्री के चुनाव लड़ने लगा। जीवन मेरा बड़ा संघर्षमय रहा और विश्वविद्यालय में मैं नाम लिखाने आया था 95-96 में, तो स्टेशन में मैं सो गया था और वहाँ मेरे जेब में घर से पैसा लेकर आया था 30 रुपये, वो फीस था। मैरिट के आधार पर प्रवेश होना था, तो प्रवेश ना हो के स्टेशन में सो गया तो पैसा गायब हो गया था। तीसरे लिस्ट मेरा नाम आया था, मेरे पास पैसा नहीं तो मेरे गांव के मेरा मित्र है जो कि जनता इंटरमीडिएट कॉलेज में वहाँ में साथ में पढ़ता था, गांव में आज भी है, उसको नाम है प्रवीण, हम लोग बच्चा बच्चा कहते हैं। वो मजदूरी करता था, तब उससे मैं 30 रुपया लेके मैं प्रवेश तीसरे लिस्ट में कराया था। तो विश्वविद्यालय में आने के बाद अपना पढ़ाई करने लगे। फिर ये हुआ कि जब देखने लगे तमाम संगठन है तो मैं एक संगठन वहाँ पे बना लिया, बहुजन छात्र सभा। बहुजन छात्र सभा पैनल तरह चुनाव लड़े, 2-3 चुनाव। 2005 में मेरा एक अंतिम चुनाव था जिसमें अजीत यादव जी को बहुजन छात्र सभा पैनल तरह में अजीत यादव का अध्यक्ष बनाया विश्वविद्यालय में। उसके बाद फिर वही था कि चुनाव होगा, फिर लड़ा जाएगा। चलते चलते हमारी नौकरी लग गई 2005 में। तो 2005 में अंतिम चुनाव लड़कर मैं नौकरी ज्वाइन किया, मगर ज्वाइन हमारे यहाँ के प्रबंधक नहीं कराए थे। फिर 2010 में हमने ज्वाइन कराया। 2010 में हमने ज्वाइन जब किया तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से होके फिर गांव की तरफ गए, तो 2010 में हमने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। जीवन काल मेरा बहुत बड़ा है, बताऊंगे तो बहुत समय लगेगा कि मैं बर्तन माज के भोजन करता था विश्वविद्यालय में, सोनकर लाज के बगल रहता था, खाने के पैसा नहीं रहता था, 7-7 दिन भोजन नहीं करते थे, बहुत सी चीजें संघर्ष किया गया। तो मैं नौकरी की बात बता रहा हूँ, 2010 में मैंने ज्वाइन किया। फिर अपने क्षेत्र में जाकर 2010 सुरक्षित से वार्ड नंबर 2 से मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव मैं थोड़ा बीच में आपको जिला पंचायत और इन सभी चीजों पर मैं आगे भी बढ़ूंगी, ठीक है। आपने खुद कहा कि एक जो छात्र का संघर्षमय जीवन होता है वो आप लड़े जिए हैं और उसके बाद फिर आपने खुद की एक संगठन बनाई और बाद में आप आरएसएस से जुड़ गए, तो ये जुड़ाव कैसे? हाँ, मैं बता, वो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुजन छात्र सभा एक हमने बनाया, एक मैं अपने कम्युनिटी को इकट्ठा करने के बनाया, वो मायावती जी से रिलेटेड नहीं था। वो जैसे ऐसा बनता था, अखिल विद्यार्थी परिषद बना था, तो इस टाइप के मेरा संगठन था। मैं बाल काल से स्वयं सेवक हूँ, मगर संगठन मैंने बना दिया था, चलो इसका भी चलेगा। दलित कम्युनिटी कम जुड़ते थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, मैं बहुजन छात्र सभा बैनर तले अनुसूचित वर्ग के बच्चों को मैंने जुड़ने का काम किया। फिर बाद में हमने इसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बहुजन छात्र सभा को मैंने विलय कर दिया। अब वहाँ पे बहुजन छात्र सभा कोई संगठन नहीं। एक थोड़ा मैं सवाल ऐसा पूछना चाहूंगी, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी है। ऐसा माना जाता है कि आरएसएस और बीजेपी स्वर्णों की पार्टी है और आप तो स्वर्णों से आते नहीं है, तो आपका इस बारे में एक्सपीरियंस क्या रहा? मैं बता रहा हूँ, ये जो कहते हैं बिल्कुल गलत बात है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर स्वयंसेवक हमारा हिंदुत्व एक संगठन है। परम पूज्य भगवत ध्वज को हम लोग प्रणाम करते हैं और भगवत ध्वज को हम लोग अपना गुरु मानते हैं। वहां पर कोई व्यक्ति नहीं होता, भगवत ध्वज ही सब कुछ होता है। संघ हमारा एक पद्धति है, एक विश्व या देश में इसका एक हम लोगों का शाखा है, जो कि तमाम जगह हमारे शाखा लगते हैं, जिसके अनुसार में हिंदुत्व को जोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र हित की मैं बात करता हूँ। आरएसएस में सिर्फ हिंदुत्व की बात होती है? हाँ, हिंदुत्व की बात, जात धर्म कुछ नहीं। मैं दलित वर्ग से हूँ, मगर हमको कभी संघ में और भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं लगा कि मैं दलित वर्ग से आता हूँ। मुझे दलित का एहसास ही नहीं होता। आपको समानता वहाँ मिलती है? पूरी तरह मिलता। यानी ये मिथ्या है? ये मिथ्या है, जो कहता है हम तो नहीं मानते। लोग तमाम दलित वर्ग लोग बताते हैं कि मंदिर में पूजा नहीं करने देते। हम तो कहते हैं मंदिर में मैं कोई ऐसी मंदिर नहीं जहाँ मैं नहीं पूजा करता, और मुझे पूजा कराते हैं। हमको लगा नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय कौन क्या है, कुछ नहीं। आपको समानता? मुझे पूरा, मैं अपने आप को दलित उस टाइप हमको एहसास ही नहीं होने दिए संगठन वाले, न भारतीय जनता पार्टी न स्वयं सेवक। साथ तो भोजन किया हूँ।
मैं उम्मीद करूंगी कि जनता इस मिथ्या से बाहर निकले। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल मिथ्या है, भ्रांतियां लोग फैलाते हैं कैसा है अपनी तरफ जोड़ने के लिए, मगर जो सम्मान दलित वर्ग, जो अनुसूचित वर्ग, अन्य जातियों में भारतीय जनता पार्टी और स्वयंसेवक में, संगठन में जो सम्मान, जो इज्जत मिल जाएगी कहीं नहीं मिलेगी। अगर उनका सम्मान है इसी संगठन में है और कहीं नहीं है। आगे बढ़े, जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ 2010 में। तो इसी पर मैं बात करना चाहूंगी। अभी तो जिला पंचायत पे रोक लग गई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश और प्रदेश में पहले रही थी, आज है। मेरा मानना यह कि संगठन में पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमर कसे रहती है चुनाव लड़ने के लिए। जब चुनाव होगा निश्चित ये मैदान में है, ये रुकते नहीं है। हमारे 4 साल सरकार हो गई, ये संगठन के भारतीय जनता पार्टी के पूरा बूथ से लेके, समिति से लेके, प्रभारी से लेके, संयोजक से लेके सारे वर्ग हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो बूथ अध्यक्ष होता है, निश्चित तौर पर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई राष्ट्रपति होता है। अन्य पार्टियों में तय है संगठनात्मक कि फला लोगों के मरने के बाद फला आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, उनकी मां मरेगी तो बेटा बनेगा, उनका भाई मरेगा तो बहन मरेगी तो भाई बनेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो मिशन, जो उद्देश्य है कि पिछली पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति को आगे कैसे ले जाए, ये चर्चा सत्य। मैं इसका उदाहरण हूँ। आज मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूँ, आज मुझे विधान परिषद सदस्य में आजादी के बाद पहला व्यक्ति इस वर्ग से मैं भेजा गया हूँ विधान परिषद सदस्य। कभी कहीं कोई और पार्टी नहीं भेज सकती, ये संगठन नहीं भेज सकती। यहाँ भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई भी कहीं भी किसी भी समय कुछ बन सकता है, कोई जानकारी नहीं होता। मैं एमएलसी हमको टिकट मिला, मुझे कभी जानकारी नहीं था। अचानक आदरणीय बंसल जी का संगठन महामंत्री हमारे, उन्होंने फोन किया हमको कि आप नामांकन करिए। मैं चक्कर आ गया, कितनी जल्दी नामांकन करिए। आदरणीय डिप्टी शंकेश्वर जी बताए कि तुम कागज पत्तर तैयार करके लेगा। जीतने के बाद आदरणीय अमित शाह जी ने हमको बधाई दी। आगे बढ़िए, 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो पार्टी किस तरीके की तैयारियों में लगी है? हाँ। या अभी बंगाल में व्यस्त है? बंगाल में व्यस्त है तो हमारे लोग तो हर जगह है, जहाँ इच्छा हो वहाँ चुनाव लड़ेंगे। हमारे लोग इतनी मजबूती से रहते हैं कि चुनाव लड़ने में उनको बाधा नहीं आती। बहुत तैयारी नहीं, हम लोग को जमीनी से तैयारी है। यानी आप हमेशा तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। बंगाल भी आपका होगा, 2021 में पंचायत भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, और 2022 में मैं दावे के साथ कहता हूँ पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी, आदरणीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में, निश्चित तौर पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के नेतृत्व में, आदरणीय बंसल जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर सरकार बनेगी 2022 में। तो थोड़ा मैं रोडों की बात कर रही हूँ। युवा काफी नाराज है वर्तमान सरकार से, बेरोजगारी को लेकर। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, 4 साल हो गए सरकार बने, 17 के पहले कोई और था। 4 साल हुए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो हम लोगों को बुकलेट उसको देख लीजिए, नेट पे सर्च कर लीजिए, निश्चित तौर पर 4 लाख नौकरियां देने का काम किए। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लोक सेवा आयोग, अभी आप देखिए पुलिस भर्ती हो रही है, तो नौकरी मिल रही। ऐसा ही हो रहा, पुलिस 1 लाख की भर्ती हो चुकी है, लगभग 2 लाख पुलिस प्रशासन को भर्ती हुई है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकूं, जो आपने माध्यमिक शिक्षा परिषद और ये सारी बातें की, यहाँ पर बच्चे यहाँ के क्रम से, जैसे एक बच्चों में एक लोगो चलता है, मानसिकता बन गई है कि यहाँ 3 राउंड में नहीं 4 राउंड में एग्जाम्स होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, उसके बाद हाई कोर्ट, लोक सेवा आयोग का है वो जी। और यूपी पुलिस की बात तो पहले भी चला आया है, उसी पद्धति वही चल रहा, उसमें क्या दिक्कत है? बच्चे जब कंपटीशन नहीं देंगे तो होंगे क्या? भाई इंटरव्यू में देखो हम लोगों को, तो हाई कोर्ट से क्यों नहीं इंटरव्यू खत्म करके जाए? कुछ ऐसी सरकार अब हाई कोर्ट का वो निर्णय है, सरकार का है, वो सरकार हम बताएगी। अब उसमें हम लोग को अथॉराइज नहीं है कि हमको क्या कहना, वो हमारी संगठन है, सरकार निर्णय लेगी जो तो सर्वमान्य होगी। आपने विकास के मुद्दे पर बात करिए, देखिए आपको कितना विकास करने कोई कल्पना नहीं करिएगा। 2022 के 3 मुद्दों पे विकास के मुद्दे, विकास, नौकरी, किसान, आपने देखिए राम मंदिर 500 वर्ष हुआ, जो हमारे लोग विपक्षी लोग चिल्लाते थे, जो हम लोगों को चिढ़ाते थे कि राम लाला हम आएंगे, डेट नहीं बताएंगे, राम लाला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, ये कहते थे। आज मैं उनको बताता हूँ कि राम लाला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, डेट भी बताएंगे, आरती भी कराएंगे, घंटी भी बजाएंगे, दीपोत्सव भी मनाएंगे, दीपावली भी मनाएंगे, दिया भी जलाएंगे, ये हम बताते हैं उनको विपक्षी। आगे थोड़ा समय इसी बात को आगे बढ़ाओ, 2022 में मुद्दा नहीं रहेगा? 2022 के विकास का मुद्दा आप देख रहे, चौड़ी चौड़ी सड़कें, अयोध्या मंदिर से लेकर चित्रकूट धाम तक, गली चौपाल से लेकर गांव से लेकर चौड़ी सड़कें,
6 लेन तभी भाई साहब आगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नितिन गडकरी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिए। 6 लेन पुल बनने जा रहा। मैं थोड़ा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खुद आ गए तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ खुद। अगर प्रयागराज के विकास को हम देखें तो कुंभ के समय जो विकास हुआ है या अभी भी जो चल रहा है वो काबिले तारीफ है, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन जब हम इंटीरियर में घुसते हैं तो वहाँ थोड़ी समस्या दिखती है, तो इसके लिए आप किसको? हाँ, मैं बता रहा हूँ। आप देखेंगे कि कुंभ मेला से लेके चौराहे गली गली सब सौंदर्यीकरण हुआ, चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ, तमाम ऐसे ओवरब्रिज फ्लाईओवर बने, चाहे हाई कोर्ट का ब्रिज रहा हो, चाहे रामबाग का रहा हो, चाहे विदारागंज हो, चाहे बघाड़ा सौंदर्य हो, फूलपुर का ओवरब्रिज हो, कटाई मिल चालू होने जा रहा है। उधर एक कटाई मिल बगल रेलवे क्रॉसिंग का देनुपुर का पहले मवा में वो बना। अब मान लीजिए जो गली से लिंक रोड पर जा रहा है चौड़ीकरण में लगा हुआ है, निश्चित तौर पर जहां जरूरतें हैं कि हाँ आवागमन बाधित हो रहा है, निश्चित तौर पर चौड़ी होगी। तो ये अभी कुछ समय के लिए बाधित है, आगे नहीं चल रहा, हम लोग इसकी चिंता नहीं करते हैं। 2017 में भी चुनाव तोड़फोड़ हुआ, 2019 में तोड़फोड़ हुआ, इससे कोई विकास के मुद्दे पर व्यक्ति खड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं देख रही हूँ इलाहाबाद में कि एक समस्या है, पहले एक सड़कें बन जा रही है, फिर सीवर से जोड़ने के लिए फिर उसको तोड़ा जा रहा है, पाइप से नहीं, इसमें संशोधन किया गया है। पूर्वोत्तर सरकारें इसे करती रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब सीवर भी पड़ रहा है, इंटरनेट का केबल भी पड़ रहा है, खंभा मुक्त उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। अब खंभे भी आपको नहीं दिखाई देंगे, सब अंडरग्राउंड है। इस टाइप से सिस्टम बना लिया गया। पहले नहीं वो सिस्टम बन रहा था, पहले होता था कि जो लगा है हमने अपना काम कर लिया, फिर वही सड़क हमारी खुलती थी तो डबल पैसा करती। इस पे हो गया है, हो गई। हाँ, धीरे नहीं, बहुत तेजी से काम चल रहा। अच्छा, एक शब्द होता है आकांक्षा और एक शब्द होता है महत्वाकांक्षा। आप किस अपने क्षेत्र में आप किसके? महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति होता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो आप महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए पूरा जो जरूरत है आम जनमानस, आम जनता, आम आवाम की जो जरूरत है, जो आवश्यकताएं देश में आजादी के बाद जो लगता है स्वतंत्र भारत में हम स्वतंत्र रहें, चाहे अपराध की बात करिए, चाहे जहाँ आज स्वतंत्रता पूर्वक सारे अपराधी आप उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। या तो उत्तर प्रदेश छोड़े हैं तो जेल के सलाखों में, नहीं माने हैं तो उनके घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं, आदरणीय योगी जी कर सकते हैं। जी, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस पर भी आरोप लग रहा है कि इस पर राजनीति हो रही है। कोई राजनीति नहीं। आप सोचिए, सपा गवर्नमेंट रही होगी, राजूपाल से तक करके लोग जिंदा जलाने काम किए, फूलन देवी कहते, तमाम चीजें मैं गिनाऊंगा, वो समय लग जाएगा। तमाम ऐसे हत्याएं आंखी से लोग देखे नहीं। अगर आज उनके घर पर बुलडोजर चला किसी जात धर्म और का, मैं थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। विकास दुबे जब गोली चलाए थे, प्रशासन हमारी लगी उनको पकड़ने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाई, मारने में थोड़ी देर नहीं लगाई। विषय उसका नहीं, यही विपक्षी के लोग ट्वीट करने लगे, फेसबुक चलाने लगे, व्हाट्सएप पे भेजने लगे कि आज कोई मुसलमान होता तो उसको आतंकवादी घोषित कर देते। आदरणीय बाबा जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल रहा, उनको समझ में आया कि नहीं ठीक कह रहे हैं, तो उन्होंने सूची मंगाना शुरू कर दिया। तो उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। अगर किसी को बक्सा को है बताइए। आखिरी सवाल, 2022 में मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे या कोई और? ये संगठन तय करेंगे कौन होगा। हमारे यहाँ किसी की भी, आपको भी बना सकते हैं मुख्यमंत्री, तो हम लोग उनके पीछे ये संगठन चलेगा। यहाँ तय नहीं होता, जिसको तय कर देंगे हम लोग आंख मूंद के मान लेते हैं, ये संगठन का निर्णय होता। इसमें बट कुछ नहीं, कोई नहीं होता। आपने हमारे शो के लिए समय दिया, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। सुरेश चौधरी जी ने अपने संघर्ष के जीवन को भी याद करते हुए बताया कि किस तरीके से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। इतना ही नहीं, आरएसएस पे और बीजेपी पे लगने वाले मिथ्या को भी दूर किया। आपने बताया कि चाहे मंदिर हो चाहे कहीं भी हो, मुझे कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होती बीजेपी में या फिर आरएसएस में से जुड़ने के लिए। तो इसी तरीके के जनप्रतिनिधियों के व्यूज को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।